ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड शू के साथ होती है, जो यहाँ अपनी मेट को बुली कर रही होती है और उससे कह रही होती है कि तुम्हें मुझ पर बहुत ही हंसी आती होगी ना कि मेरी शादी एक म्यूट बंदे के साथ हुई है। और फिर वो खुद ही से कहने लग जाती है कि उस म्यूट हस्बैंड से शादी करके मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है। दूसरी तरफ हम हमारे मेन लीड फैंग को देखते हैं, जो अपना बिजनेस डील करने गया होता है, पर वो क्लाइंट को बहुत ही ज़्यादा गुस्से से डील कर रहा होता है और उसके पैसे भी उससे रिटर्न करके आने लगता है। शू तो यहाँ इतना गुस्सा होती है कि वो तो अपनी इस मेट को चाकू से मारने वाली होती है, पर तभी इतने में उसे होश आता है कि वो फिर से रीबॉर्न हुई है। फिर उसे नॉवेल की पूरी स्टोरी याद आने लगती है कि उसने कैसे अपने उस म्यूट हस्बैंड को तंग करके रख दी थी और फिर आखिर में उसे मारने की भी कोशिश की थी, पर तभी मेड ने उसे पीछे से चाकू मार दी थी और वो मर गई थी और इस तरीके से उसकी इतनी ट्रेजिक एंडिंग हुई थी। अब यहाँ पर जाकर शू को नॉवेल की सारी स्टोरी समझ आती है और उसे ये समझ आता है कि वो नॉवेल की बुरी वाली फीमेल कैरेक्टर बन गई है, जो कि इतनी बुरी है और इतने सारे बुरे काम करती है, तो उसके साथ आखिर में भी बहुत बुरा होता है और वो बहुत बुरी तरीके से मर जाती है। फिर शू तुरंत ही चाकू फेंक देती है और वो सोचने लगती है कि मेरा हस्बैंड हैंडसम भी है और अमीर भी है, ये तो फिर तो लॉटरी जीतने वाली बात हुई ना। फिर तो मुझे अपनी इस लाइफ को चेरिश करना चाहिए और इस नॉवेल के प्लॉट के कंट्रोल से बाहर आना चाहिए। और फिर वो डिसाइड करती है कि अब सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड फ्रैंक के साथ अच्छा रिलेशन बनाऊंगी। फिर उसने जो चीज़ें यहाँ तोड़ फोड़ करी होती है वो उठाने चली जाती है, तो मेड कहती है कि आप रहने दो, मैं उठा लूंगी। तो शू कहती है कि मैं अभी कुछ ज़्यादा पागल जैसे बिहेव कर रही थी ना, ये सोचना मेरे दिमाग में कुछ खराबी है और ये मैंने करी हूँ ना तो मैं कर देती हूँ। फिर शू ये खुद क्लीन करने लगती है, तो मेड काफ़ी शॉक हो जाती है कि मैडम आखिर इतनी अजीब कैसे बन गई। इतने में शू को उसकी बेस्ट फ्रेंड लिन की कॉल आती है और वो उसे कॉल पर कहने लगती है कि शू मैं जानती हूँ कि तुम्हारी शादी एक म्यूट बंदे के साथ हो गई है, तुम कितनी ज़्यादा अपसेट रहती होंगी और अपनी लाइफ से परेशान होंगी ना। देखो तुम मुझे अपने दिल की बात बोल सकती हो, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। अब शू तो नॉवेल की स्टोरी जान चुकी होती है, इसलिए वो समझ जाती है कि ये तो बस उसकी बातों को रिकॉर्ड करके फैन को सुनाना चाहती है, तो इसलिए जानबूझ के उसे कह देती है कि मेरा हस्बैंड म्यूट है तो क्या हुआ, वो दुनिया का सबसे अच्छा हस्बैंड है और इतना हैंडसम भी तो है। ऐसा वो उसकी तारीफें कर देती है और तभी देखती है कि फैंग अभी घर पर आया होता है और वो उसकी सारी बातें सुन लेता है, तो वो बहुत ही एम्बैरस होने लगती है कि लगता है इसने मेरी सारी बातें सुन ली है। फिर शू तुरंत ही फैंग के पास जाकर पूछने लगती है कि हस्बैंड तुम अचानक से बिजनेस ट्रिप से वापस आ गए, लाओ मैं तुम्हारा कोट रख देती हूँ। तो ये उसे नहीं देता और सोचता है कि हमारी शादी सिर्फ ग्रैंडपा की वजह से हुई है और हमारे बीच में तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है, हम तो बस स्ट्रेंजर है जो एक छत के नीचे रह रहे हैं, तो अच्छा ये कि मैं इसकी लाइफ में इंटरफेयर ना करूँ। फिर इतने में शूई से पूछती है कि क्या अब हम दोनों साथ में डिनर करें। ये सुन के तो वो शॉक हो जाता है और वो याद करता है कि पिछली बार जब इन लोगों ने साथ में डिनर करे थे तो उसने इसे मिर्ची खिलाने की कोशिश करी थी और उसे एक साइको की तरह म्यूट होने के लिए बेइज्जत कर रही थी। अब ये याद करके वो सोच रहा होता है कि इसे क्या हो गया। फिर वो इसे डिनर के लिए हाँ बोलने का इशारा कर देता है, तो फिर ये तो बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है कि ये डिनर के लिए मान गया, यानी इसके और मेरी रिलेशनशिप अभी भी मैं सही कर सकती हूँ। वो बहुत ही खुश हो जाती है। फिर इसके बाद जब दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं तो शू से कहने लगती है कि ये अब हमारा दूसरा डिनर है, नहीं तीसरा है, मैं भूल गई, एक बार मैं तुम्हारे ग्रैंडपा के घर पे भी डिनर के लिए गई थी। फिर ये सोचता है कि इसे जो करना है मैं करने देता हूँ, कम से कम पागल की तरह तो बिहेव नहीं कर रही है। फिर शू उसे खाना लेने से रोककर थोड़ा खाने में मिर्ची डालने लगती है, तो ये देखकर ये सोचता है कि मुझे पता था ये कुछ ना कुछ तो गलत हरकत करेगी। फिर फैंग को ऐसे देखते हुए देखकर शू सोचती है कि लगता है उसे भी खाना तीखा नहीं लग रहा है, तो लगता है मैं और ऐड कर देती हूँ। वो और भी ज़्यादा मिर्ची मिला देती है, तो फिर फैंग को बहुत ज़्यादा तीखा लग जाता है। वो पानी लेने जाता है पर उससे पहले ही शू पानी का ग्लास उठा लेती है और पीने लगती है, तो फिर वो उठकर जा रहा होता है दूसरी तरफ से पानी लेने के लिए। तो शू पूछती है कि हस्बैंड क्या हुआ, क्या तुम खाना नहीं खाओगे। वो बेचारा तो मुंह से कुछ बोल ही नहीं पाता है और फिर जैसे ही पानी पीने के लिए जाता है तो शू जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि हस्बैंड क्या तुम्हारा डिनर करके हो गया, फिर हम दोनों बैठकर बातें करें। ये सुनते ही मेड तो शॉक हो जाती है और सोचती है कि मैडम को क्या हो गया, आज पहली बार उन्हें बॉस से बात करना है, ये तो कितनी अजीब बात हो गई। फैंग तो सोचने लगता है कि लगता है इसने दूसरा तरीका निकाली है मुझे बेइज्जत करने का, ताकि ये मुझे हर पल रिमाइंड करा सके कि मैं एक म्यूट हूँ। फिर शू तो इसे बुक और पेन देती है और कहती है कि चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूंगी और तुम ना आंसर लिखोगे। तो फैंग तो काफ़ी शॉक हो जाता है कि ये सच में मुझसे बातें करना चाहती है। फिर शू को वो लिख कर देता है कि ठीक है, तो फिर ये तुरंत ही उसकी हैंडराइटिंग की तारीफ करने लगती है कि हस्बैंड इतनी अच्छी हैंडराइटिंग तो मैंने कभी देखी ही नहीं। फिर शू उसे क्वेश्चन करने लगती है और वो उसका जवाब लिख रहा होता है और तभी वो उसे देखते हुए सोच रही होती है कि वैसे मेरा हस्बैंड कितना ज़्यादा हैंडसम है, बस ये बोल पाता तो और भी ज़्यादा ब्रिलियंट होता।
तो मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए इसे ठीक करने के लिए। फिर वो उसे कहती है कि चलो एक लास्ट क्वेश्चन, ये बताओ कि अगर मैं तुमसे इतनी ज़्यादा बातें करूँगी, क्योंकि मैं इतनी बातों नहीं हूँ, तो कहीं तुम मुझसे अनॉयड तो नहीं फील करोगे ना। तो वो मन में सोचता है कि करूँगा, लेकिन वो उसे लिख कर कहता है कि ठीक है, तुम जो बोलना चाहे बोल सकती हो। फिर शिव उसे और भी कुछ बोलना चाह रही होती है, तो ये जल्दी से उसके सामने बुक करते हुए उसे बोलने से रोकता है और अपना पानी पीता है। तो फिर जाकर शिव को समझ आता है कि यानी तुम्हें पानी पीना था। अब समझ आया कि यानी तुम्हें खाना तीखा लग रहा था, तुम्हें पहले बोलना चाहिए था ना। तो फैंग उसे ऐसे देखने लगता है। शिव कहती है कि मेरा मतलब था, पहले लिख कर देना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, अगली बार से मैं मेड आंटी को बोल दूंगी कि वो मिर्ची ना रखे टेबल पर, तुम्हें और पानी पीना होगा ना। और फिर वो जल्दी से उसे एक ग्लास में पानी निकाल कर देती है। तो फैंग तो काफ़ी शॉक हो जाता है और सोचता है कि वो अब काफ़ी अलग बिहेव कर रही है। फिर रात में शिव सोने से पहले अपनी डायरी में सारी चीज़ें नोट कर रही होती है और वो अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए नोट में लिख देती है कि उसे फैंग के साथ अपना अच्छा रिलेशन बनाना है। वो सोचती है कि ये मेरी याददाश्त के लिए रहेगा, अगर कभी नॉवेल का प्लॉट मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो इसे देखकर मुझे याद आ जाएगा कि मुझे करना क्या है। और वो ये सोचकर खुश होती है कि वैसे फैंग ने मुझसे बात करने के लिए रेडी हुआ, इसका मतलब है कि वो मुझसे इतनी नफरत नहीं करता है और मैं अभी भी हम दोनों के बीच का रिलेशन ठीक कर सकती हूँ। ये मेरे लिए गुड न्यूज़ है। फिर वो यही सोचने के बाद अलार्म सेट करने लगती है जल्दी सुबह उठने के लिए और सोचती है कि मुझे सुबह जल्दी उठना ही होगा ताकि मैं फैंग के लिए एक प्यारा सा लंच बॉक्स रेडी करूँ। फिर वो सो जाती है और फिर सुबह अलार्म बजे जा रहा होता है और वो मजे में सोई जा रही होती है। बार बार अलार्म बजता है तो वो जाकर मुश्किल से उठती है और फिर जब रूम से बाहर निकल रही होती है नींद में चलते हुए तो गिरने लगती है। तभी फैंग उसका फेस पकड़ के उसे गिरने से बचाता है और फिर वो तुरंत यहाँ से चले जाता है। तो फैंग को आवाज आती है शू की चिल्लाने की। शू अपसेट हो रही होती है कि मैं फिर से लेट उठी, तो वो वापस से रूम में चली जाती है सोने के लिए। और फिर वो वापस से सोकर जब आराम से उठती है तो रूम से बाहर निकलते ही सभी मेड उसे गुड मॉर्निंग कहने लगते हैं। शू तो बहुत ही अमेज्ड हो जाती है और फिर ये सारे मेड उसके लिए तुरंत ही एक स्पेशल सा ब्रेकफास्ट रेडी करके उसे सर्व करते हैं। और ये मेड आंटी उसे सब बताने लगती है कि आज उसका क्या क्या शेड्यूल रहेगा, जैसे कि वो पहले योगा क्लास के लिए जाती है और फिर एक स्पेशल वाले हाई फाई स्पा के लिए जाती है और फिर उसके बाद अपनी फ्रेंड्स लोग के साथ पार्टी करने जाती है। शू तो ये सारी चीजें सुनने के बाद शॉक होती है और सोचती है कि इतनी सारी चीजें। वो मना करती है कि मैं आज ये सब नहीं करूंगी, तुम अरेंजमेंट करो, आज मुझे काम पर जाना है। तो फिर ये सुनने के साथ ही मेड आंटी तो शॉक हो जाती है और फिर तुरंत ही ड्राइवर को कार रेडी करने के लिए बोलती है। फिर ड्राइवर यहाँ पर इतनी सारी कार्स की चाबी लेकर आता है तो शू ये देखते के साथ ही शॉक हो जाती है और वो मन में सोचती है कि नहीं, पिछली लाइफ में ही मैंने इतने सारे पैसे उड़ाई थी और मजे करी थी और फिर मेरे साथ इतना बुरा हुआ था। इस लाइफ में मैं इतने सारे पैसे नहीं खर्च करने वाली, नहीं तो मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर शू इन लोगों से कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपनी बाइक से चली जाऊंगी। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग अपने असिस्टेंट के साथ कंपनी से बाहर निकल रहा होता है और वो किसी क्लाइंट से मिलने जा रहा होता है। इतने में असिस्टेंट शू को स्कूटी से आते हुए देख लेता है और कहता है कि बॉस, क्या आपकी वाइफ आज बहुत ही खराब मूड में, जो वो कार से नहीं बल्कि ऐसी स्कूटी से आ रही है। फिर शू तुरंत ही स्कूटी रोककर फैंग को हाई करने लगती है और उसे बताती है कि मैं अपना काम पर जा रही थी तो सोची कि रास्ते में तुमसे मिल लूं और वैसे मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आई हूँ। ऐसा बोलकर जल्दी से उसके लिए केक लेकर जाती है। फैंग उससे लिख कर पूछता है कि क्या तुम्हें कोई भी कार पसंद नहीं आई। तो फिर वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, बस मेरा मन था कि मैं अपनी बाइक से काम के लिए जाऊँ। और फिर वो उसका हाथ लेकर अपनी बाइक को हाई कराने लगती है और कहती है कि मेरी बाइक का नाम ऑरेंज है, उसे हाई कह दो। तभी फैंग उसे अपनी घड़ी दिखाने लगता है तो असिस्टेंट तुरंत ही शू को इस बारे में बताता है कि मिस्टर फैंग को एक क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है और वो लेट हो रहे हैं। तो शू कहती है कि ऐसी बात है तो फिर मैं चलती हूँ, तुम अपना काम करने जाओ। और फिर वो अपनी स्कूटी से तुरंत ही चली जाती है। फिर असिस्टेंट फैंग से कहने लगता है कि बॉस, आपको तो मीठा पसंद नहीं है तो ये केक मैं ही खा लेता हूँ। पर फैंग तो इस बार उससे केक ले लेता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शू यहाँ घर पे योगा कर रही होती है और तभी वो कुछ अच्छे खाने का वीडियो देख लेती है तो उसे बारबेक्यू खाने का मन कर रहा होता है। तो वो फैंग को मैसेज करके कहने लगती है कि क्यों ना आज तुम ऑफिस के बाद मेरे साथ डिनर पे चलो, मुझे कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। तभी फैंग यहाँ ये मैसेज पढ़ने लगता है तो उसके सारे एम्प्लॉयज़ काफ़ी शॉक होते हैं कि आज वो काफ़ी अलग बिहेव कर रहा है। फिर वो शू को मैसेज कर देता है कि मैं आज ओवर टाइम वर्क करने वाला हूँ। तो फिर ये मैसेज देखने के बाद शू तो अपसेट हो जाती है और सोचती है कि जाने दो, वैसे भी वो एक कोल्ड बंदा है तो मैं उससे ज़्यादा भी एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकती हूँ, धीरे धीरे ही हमारा बीच का रिलेशन अच्छा होगा।
फिर शू डिसाइड करती है कि वैसे मैं ज़्यादा बातें करती हूँ तो उसे पसंद नहीं आता होगा, तो अच्छा ही रहेगा कि मैं अभी उसे डिस्टर्ब ना करूँ। फिर यहाँ फैंग तो बस वेट करता रह जाता है कि शू ने उसे कोई रिप्लाई नहीं करी। फिर वो अपने असिस्टेंट को इशारा कर देता है कि वो मीटिंग क्लोज करे। फिर फैंग घर आने के बाद अपना काम कर रहा होता है, इतने में शू से मैसेज करके बता दिए कि मैं बाहर कुछ खाने पीने गई थी, मुझे यहाँ नारियल पानी दिख गया है, तो क्या तुम भी पियोगे, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँ। तो वो कह देता है कि मैं ये सब नहीं पीता। और फिर फैंग शू के सारे पोस्ट देखने लगता है कि अब वो खाने पीने की पोस्ट करती है, तो ये सोचता है कि वो पहले से इतनी डिफरेंट कैसे हो गई। ये सोचता है कि जाने दो, मुझे उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फिर शू इतने में घर पर आ जाती है और फैंग को बताने लगती है कि ये नारियल पानी मुझे बहुत ही सस्ते में मिल रहा था, तो मैंने तुम्हारे लिए भी ले ली, तो क्यों ना इसे टेस्ट करके देखो। फिर फैंग मान जाता है और जब उसे लेने जाता है तो शू गलती से उसके ऊपर गिरा देती है और ये पूरा पानी उसके कपड़े पे गिर जाता है। तो शू जल्दी से टिश्यू लेकर फिर उसे साफ करने लगती है और तभी वो सोचती है कि ये क्या, ये जो पोजीशन है और ये जो मूवमेंट है, कहीं ये मुझे मिसअंडरस्टैंड ना कर ले। फिर फैंग जैसे ही उसके कपड़े की तरफ देखने लगता है तो शू ये देखते के साथ ही उसे थप्पड़ लगा देती है और उसे परवर्ट कहती है। और फिर वो शॉक होती है और कहती है कि सॉरी, मैंने गलती से तुम्हें मार दी। वो एक्सप्लेन करती है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं की, पता नहीं कैसे अनइंटेंशनली हो गया। बेचारा यहाँ वो तो बहुत ही अपसेट हो जाता है और तुरंत ही चला जाता है। तो ये सोचती है कि वो कुछ बोल नहीं पाता, नहीं तो वो अभी मुझे सुनाता कि वो कितना ज्यादा गुस्से में था। फिर अपने हाथ को समझाती है कि अगली बार ऐसी हरकत मत करना, समझे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शू ने यहाँ फैंग के लिए एक बहुत ही अच्छा सा ब्रेकफास्ट रेडी करी होती है। जैसे ही फैंग अपने रूम से बाहर निकलता है तो फिर शू से दिखाने लगती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी अच्छी सैंडविच बनाई हूँ, जल्दी से आके टेस्ट करो। वो तो चुपचाप वहां से चला जाता है। तो शू सोचती है कि वो मुझे अवॉइड कर रहा है। फिर इसके बाद शू अपने कंपनी में होती है और वो सोच रही होती है कि आखिर वो मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है। जानती हूँ कि कल रात मुझसे गलती हुई, लेकिन मैंने उससे माफी भी मांग ली और फिर उसके लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी करी, पर फिर भी मैं अब तो सही हूँ ना, अब तो मैं ज्यादा उसे फालतू बातें भी नहीं करती हूँ। इवन मैं इतनी बातू नहीं हूँ तो भी मैसेज करते टाइम पर मैं बस हाफ वर्ड ओमिट कर देती हूँ और थोड़ा सी मैसेज सेंड करती हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मेरी गलती कहाँ पर हुई है। फिर वो अपने आप को समझाती है कि मुझे इतना भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्या पता उसकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी इसलिए वो जल्दी में चला गया होगा, चलो यही बात होगी। फिर शू की कलीग उसे एक एनिमे का फोटो दिखा रही होती है और पूछ रही होती है कि ये हैंडसम है ना। तो शू कहती है कि अब तो ये मेरा फेवरेट हो गया, रुको मैं अभी पोस्ट कर देती हूँ कि अब ये मेरा न्यू हस्बैंड है। फिर शू ये पोस्ट डाल देती है तो फैंग अपने ऑफिस में बैठकर उसका पोस्ट देख लेता है और सोचता है कि क्या उसे कोई और मिल गया है। फिर गलती से वो उसका पोस्ट लाइक कर देता है और शू तो यहाँ खुश हो जाती है कि उसने मेरा पोस्ट लाइक करा, ये पहली बार है, लगता है वो मुझे अवॉइड नहीं कर रहा है और उसने मेरा पोस्ट लाइक करा है, कहीं इसका ये मतलब तो नहीं कि उसे भी एनीमे पसंद है। फिर हम देखते हैं कि फैंग का असिस्टेंट उसे कोई डॉक्यूमेंट साइन कराने आया होता है। तभी फैंग देखता है कि शू ने कोई और वापस से पोस्ट करी है तो वो देखने लग जाता है। शू ने उसी एनीमे के बारे में लिखी होती है कि वो सबसे दुनिया का हैंडसम मैन है। फैंग ये पढ़कर सोचता है कि क्या वो मुझे प्रोवोक कर रही है। फिर वो अपने असिस्टेंट को लिख कर देता है कि जाओ पता करो कि आखिर ये गोजो है कौन। तो असिस्टेंट काम पर लग जाता है। फिर इसके बाद फैंग जब घर पर आता है तो शू उसे देखते के साथ ही जल्दी से उसके पास उससे बात करने आ जाती है और कहती है कि तुम्हें भी लगता है ना कि गोजो सच में कितना ज्यादा हैंडसम है ना। वो बस ऐसे ही खड़ा होकर देख रहा होता है। तो शू सोचती है कि लगता है वो चाह रहा कि मैं उसका जैकेट ले लूं, तो वो लेकर टांगने लगती है और उसे कहती है कि वैसे तुम्हारा बॉडी शेप और गोजो का दोनों का सेम है, तो मुझे लगता है कि अगर तुम उसके टाइप के कपड़े पहनोगे तो बहुत ही हैंडसम लगोगे। ऐसा बोलते हुए वो गलती से उससे टकरा जाती है। फैंग सोच रहा होता है कि सच में ये मुझसे कुछ भी नहीं छुपा रही है, अब ये किसी और बंदे को पसंद कर रही है और उसके साथ चीट करते हुए चाह रही है कि उस चीटर बंदे के कपड़े में पहनूं। फिर फैंग उससे कुछ नहीं कहता और जाके बैठ जाता है। तो शू समझ नहीं पाती कि ये गुस्सा क्यों हो गया। फिर ये उसके पास जाती है और कहती है कि फिक्र मत करो, तुम्हें गोजो को वापस से देखने को मिलेगा। तो ये सुनने के साथ ही फैंग तो शॉक होता है कि वो उससे क्या बोल रही है। फिर वो सोचने लगता है कि क्या ये उसे डिनर पे बुलाना चाहती है, आखिर इसने मेरी और इसकी शादी को समझ के क्या रखी हुई है कि ये जो चाहे वो कर सकती है। शू कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा शेड्यूल खराब करने का बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ। तो वो इसे लिख कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ आज डिनर नहीं कर सकता क्योंकि मुझे डिनर पार्टी के लिए जाना है। तो फिर वो कहती है कि कोई बात नहीं। फिर वो उसे बताने लग जाती है कि वैसे कल मुझे अपने पेरेंट्स के घर पर जाना है। फिर वो कहती है कि वैसे आज तुम डिनर पार्टी के लिए जा रहे हो तो ध्यान रखना ज्यादा ड्रिंक मत करना, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और ये सब बोलकर वो मन में सोचती है कि मैं वाइफ वाली ड्यूटी कितनी अच्छे से निभा रही हूँ ना। अब वो सोच रहा होगा कि मैं कितनी अंडरस्टैंडिंग हूँ। और वो जो उसे ऐसे लुक दे रही होती है उसे देखकर फैंग सोच रहा होता है कि लगता है कल ये अपने पेरेंट्स के घर पर जाने वाली है, तो इसलिए मुझे याद दिला रही है कि मैं भी अपनी हस्बैंड वाली ड्यूटी पूरी करूँ। फिर इतने में फैंग का असिस्टेंट उसे गोजो की सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है और फिर वो पढ़ने के बाद फैंग को समझ आता है कि वो तो एक एनिमे कैरेक्टर है। फिर
ये तुरंत ही शू को लिख कर देने लगता है कि कल तुम पेरेंट्स के घर पे जा रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो शू कहती है कि नहीं नहीं, तुम्हें तो बहुत ही काम होगा ना, तो तुम अपना काम करो, मैं अपना चली जाऊंगी। तो फिर ये लिख कर देता है कि मैं अपने ड्राइवर को बोल दूंगा, वो तुम्हें छोड़ने चला जाएगा। तो शू सोचती है कि अब इसे दूसरी बार क्या रिजेक्ट करूँ, वो इसे हाँ बोल देती है। फिर वो कहने लगती है कि वैसे मेरे डैड बहुत ही अच्छी फिश बनाते हैं तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। तो फैंग सोचता है कि मुझे फिश पसंद नहीं, लेकिन आखिर मैं इसे कैसे बोलूँ, ये अपसेट हो जाएगी। फिर वो इसे नहीं बोलता। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शू अपने मॉम डैड के घर आती है और वो लोग उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं। फिर शू के डैड उसके लिए तुरंत ही ऑरेंजेस कट करके लेकर आते हैं। फिर शू की मॉम उसे बताने लगती है कि अभी थोड़ी देर में तुम्हारी कजिन यहाँ पर आने वाली है। फिर शू इस बारे में सोचने लगती है कि स्टोरी के हिसाब से उसकी कजिन बहुत ही ज्यादा लालची लड़की है और साथ ही उसकी मॉम भी। जब उन लोगों को पता लगेगा कि शू ने इतने अमीर हस्बैंड से शादी करी है तो वो लोग इसका बहुत ही फायदा उठाएंगे। शू सोचती है कि लेकिन अब मैं वो सारी चीजें होने नहीं दूंगी। फिर इतने में घर पे इसकी कजिन और उसकी आंटी घर आए होते हैं। शू की आंटी उसे कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे डैड से सुनी कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा अमीर है, फिर तो तुम अपने कजिन के हस्बैंड के लिए भी एक अच्छी सी जॉब लगवा दो, एक डायरेक्टर की जॉब लगवा दो और कम से कम 1 महीने की 6 लाख सैलरी मिलनी चाहिए, ऐसी वाली जॉब लगवाना। शू कहती है कि कजिन का हस्बैंड क्या आसमान में उड़ता है और या उसके अंदर सुपरमैन वाले टैलेंट है जो इसे 1 महीने की 6 लाख मिलेंगे। फिर आंटी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि लगता है फिर तो तुम्हारे डैड बस फेंक रहे थे। वैसे भी अगर सच में तुम्हारी शादी किसी अमीर बंदे के साथ होती तो तुम ऐसे थोड़ी ना सीक्रेटली शादी करती और हम सारे रिलेटिव को नहीं दिखाती। तो लगता है तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही ज्यादा गरीब होगा। ऐसा बोलकर वो बहुत ही हंसने लग जाती है। तो फिर डैड कहने लगते हैं कि मैंने बिल्कुल सही बताया था। फिर वो फैंग के बारे में और बताने वाले होते हैं। इतने में टीवी में फैंग के बारे में न्यूज़ चल रही होती है। तो शूज को देखकर सोचती है कि ये तो बाहर तो और भी ज्यादा कोल्ड बनकर घूमता है। फिर आंटी यहाँ पर और हंसने लगती है और कहती है कि अब तुम ये तो नहीं बोलोगे ना कि ये मिस्टर फ्रैंक तुम्हारा सन इन लॉ है, देखो तुम लोग सपने देखना बंद कर दो। फिर शू को बहुत ही गुस्सा आ जाती है और वो अपनी आंटी को बातें सुना देती है कि उनका मुंह तो चलता ही रहता है और उसके कान पूरे पक चुके हैं। तो फिर ये सुनते के साथ ही आंटी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। फिर शू की कजिन भी उसे कहती है कि शू तुम अब मेरी मॉम को बातें सुनाना बंद कर दो, समझी। मान लो कि तुम्हारा हस्बैंड मेरे वाले हस्बैंड से बहुत ही गरीब है। तुम्हें पता है मेरा हस्बैंड तो कितना अमीर है, वो 1 साल का 1 मिलियन कमाता है। तो शू अपनी इस कजिन का मजाक उड़ा देती है और कहती है कि 1 मिलियन तुम्हें बहुत ज्यादा लग रहे हैं, फिर तो ठीक है तुम सच में बहुत ही अमीर हो। फिर वो इन लोग ऐसी मजाक उड़ा देती है तो आंटी और कजिन दोनों गुस्से में यहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद शू अपने मॉम डैड के घर से निकल रही होती है तो उसकी मॉम उसे बाहर तक छोड़ने जाती है और अपसेट होकर पूछती है कि फैंग क्या सच में कभी ठीक नहीं हो पाएगा और वो हमेशा म्यूट रहेगा। तो कहती है कि मॉम आप फिक्र मत करो और आप जाओ। तो उसकी मॉम कहती है कि ठीक है फिर सेफली जाना और अपना ध्यान रखना। फिर शू ड्राइवर अंकल को कॉल करके कह देती है कि आप मुझे पिक करने आ जाओ, लेकिन यहाँ से पहले हॉस्पिटल लेकर चलना। फिर इसके बाद शू घर आ जाती है और फैंग के साथ डिनर करने के लिए बैठती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाने लगते हैं कि शू घर आने के बाद मेट को अपने डैड की लाई हुई फिश देती है और कहती है कि उसे डिनर में सर्व कर दे और साथ ही में खुद भी वो फिश खाए। तो फिर मेट कहती है कि वैसे तो आप बहुत ही अच्छा सोच रही हैं, लेकिन बॉस फिश नहीं खाते हैं, बचपन से उन्हें फिश नहीं पसंद। तो फिर ये सुनने के बाद अब जब वो डिनर करते टाइम पे फिश की प्लेट को देख रही होती है तो सोचती है कि जाने दो, ये तो नहीं खाएगा तो मैं ही खा लेती हूँ। फिर वो खाने लगती है। तभी उसे देखकर फैंग सोचता है कि वो एक्सपेक्ट कर रही होगी कि मैं भी इसे टेस्ट करूं। तो फिर वो उसके लिए फिश टेस्ट करने लग जाता है। ये देखकर वो काफी शॉक होती है कि मेरे लिए ये फिश खाने को तैयार है। तो वो बहुत ही खुश होती है कि फिर तो मैंने हम दोनों के रिलेशनशिप को काफी अच्छा प्रोग्रेस तक पहुंचाई हूँ। फिर वो सोचती है कि जब ये मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है तो मुझे भी तो उसके लिए कुछ करना चाहिए ना। वो याद करने लगती है कि घर आने से पहले वो डॉक्टर से मिलकर आई है और वो फैंग की बीमारी को ठीक करने के बारे में उनसे बात करके आई है। तो डॉक्टर ने उसे समझाया है कि पेशेंट की फैमिली ही उसे ठीक करने में उसकी हेल्प कर सकती है, क्योंकि उसे अपनी पूरी कोशिश करनी है कि पेशेंट बोलने के लिए रेफ्यूज ना करे और ट्राई करे। वो सोचती है कि इस काम में तो मैं सबसे ज्यादा अच्छी हूँ, आखिर बातें करने में कौन मुझे पीछे छोड़ सकता है। फिर इसके बाद वो बाथरूम के बाहर फैंग का इंतजार कर रही होती है और सोच रही होती है ये मुझे डरना नहीं चाहिए, मैं कर सकती हूँ। फिर इतने में फैंग जैसे ही शावर लेकर बाहर निकलता है और फिर शू तो यहाँ फैंग को देखती रह जाती है और उसके सारे बॉडी फिगर को देखकर खुश हो रही होती है। इतने में फैंग उसे होश में लाता है। तो शू से बताती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, तो चलो हम लोग बेड पर चलते हैं। तो वो कहता है कि रुको और तुरंत ही उसे लिख कर देता है कि तुम लिविंग रूम में मेरा इंतजार करो। फिर दोनों लिविंग रूम में बात करने आ जाते हैं। फिर शू इससे कुछ नॉलेज वाले क्वेश्चंस पूछने लगती है जिनका वो बहुत ही अजीब तरीके से आंसर दे रहा होता है। तो शू सोचती है ऐसे नहीं चल सकता, ऐसे फिर मैं इससे कैसे बात करूंगी। फिर वो सोचती है कि जाने दो, सब डॉक्टर पे ही छोड़ देती हूँ। फिर वैसे पूछती है कि हर महीने डॉक्टर तुम्हारा ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं ना।
तो ये सुनते के साथ ही फैंग सोचता है कि मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, लगता है यही बहाना लेकर ये मुझसे डिवोर्स लेने का सोच रही है। तभी शू कहती है कि देखो अब तुम जब जाने वाले होंगे ना तो मुझे भी साथ लेके चलना, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, तो फैमिली का साथ चलना जरूरी है। मैं तुम्हारी ट्रीटमेंट में तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। तो फैमिली वर्ड सुनकर वो काफी शॉक होता है और शू सोच रही होती है कि टीवी में तो वो कितना कोल्ड दिख रहा था, लेकिन रियल लाइफ में सच में बहुत ही वार्म पर्सन है। तो फैंग उसे लिख कर देता है कि ठीक है, अगर तुम उस दिन घर पे रही तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शू कहती है कि अरे मुझे पहले से बता देना कि किस दिन चलना है, मैं उस दिन फिर घर पे ही रहूंगी। और फिर वो उसका हाथ पकड़ के उससे प्रॉमिस करवा लेती है और कहती है कि अब ये हमारे बीच की डील है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग जब अपने स्टडी रूम में काम कर रहा होता है तभी शू यहाँ पर अपना सामान रख के जाती है। तो ये देखकर वो सोचता है कि क्या इसे किसी ने बताया नहीं कि जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे स्टडी रूम में आए। फिर ये उसका सामान उठाने जा रहा होता है, तभी इतने में शू और भी सारी चीजें लेकर आ जाती है और फैंग को बताने लगती है कि एक्चुअली मुझे कंपनी से बहुत ही सारा काम मिल गया है, तो मैं सोच रही थी कि आज मैं ओवर टाइम वर्क करूंगी और यहीं पर ही तुम्हारे साथ बैठकर करूंगी, और फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे काम के बीच में तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करने वाली हूँ। तो फैंग बेचारे को मानना पड़ता है और वो अपना काम करने बैठता है। और शू यहाँ पर अपना जो काम कर रही होती है उसमें उसे कोई वीडियो भी देखना होता है जो कि वो जोर से प्ले करके देख रही होती है। तो फैंग उसकी आवाज़ से परेशान हो जाता है और सोचता है कि इसे वो कह रही है कि वो मेरे काम में डिस्टर्ब नहीं कर रही है। और शू यहाँ पर अपना वीडियो देखते हुए सोच रही होती है कि ये तीसरी बार था जब ये मुझे ऐसे देख रहा है, इससे आखिर हुआ क्या है, लगता है मैं इसे बहुत अच्छी लग रही होंगी। फैंग तो बहुत ही परेशान हो चुका होता है इतनी आवाज़ से। फिर इतने में उसका असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि बॉस कल एक एनुअल मीटिंग है और वहाँ पर आपको सेमिनार में इनवाइट किया गया है। तो फिर फैंग याद करने लगता है कि शू ने उसे जो कल एनुअल मीटिंग के बारे में बताई थी जिसके लिए वो आज ये तैयारी कर रही है, तो शू जाने वाली है। ये सोचकर फैंग तुरंत ही सेमिनार में जाने के लिए अपने असिस्टेंट को हाँ बोल देता है। फिर नेक्स्ट डे शू जब यहाँ मीटिंग के लिए पहुंचती है तो उसकी फ्रेंड लीन उसे देखकर उससे बात करने लगती है। तो शू कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पर तो सिर्फ हमारे टीवी स्टेशन वाले लोगों ने चाहिए थे ना। तो फिर उसका बॉस कहने लगता है कि ऐसे मत बिहेव करो, ये मिस्टर फैंग की सेक्रेटरी डिपार्टमेंट से। तो शू कहती है कि क्या मिस्टर फैंग भी यहाँ पर आने वाले हैं। तो फिर उसका बॉस बताने लगता है कि कितनी मुश्किलों से मैंने मिस्टर फैंग को यहाँ पर इनवाइट करा हूँ, और वैसे तो वो इतनी इजीली ऐसे ही कोई भी मीटिंग में जाते नहीं है, पर पता नहीं वो कैसे मान गए। फिर शू तो खुश जाती है कि वो भी यहाँ पर आने वाला है। फिर वो सोचती है कि वैसे अगर उन लोग का प्रोजेक्ट सभी को पसंद आया और अगर कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट मिल गई तो उन लोग को कितना फायदा होगा। तभी इतने में लिन सोचती है कि इसे पता ही नहीं था कि फैंग यहाँ पर आने वाला है, तो लगता है इन दोनों का रिलेशनशिप पहले की तरह अभी भी खराब ही चल रहा है, फिर तो मैं इस चीज़ का अच्छा फायदा उठाऊंगी। तभी इतने में बॉस को पता लग जाता है कि मिस्टर फैंग यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो सभी को कहता है कि अच्छे से तैयारी करो। फिर शू की जो सामने वाली टीम वाला बंदा होता है वो कहता है कि देखना मिस्टर फैंग को हम लोग ही इम्प्रेस करेंगे और हमारी टीम को इन्वेस्टमेंट मिलेगी। फिर इतने में जैसे ही फैंग यहाँ पहुंच जाता है तो लिन उसे देखते ही जल्दी से उसके पास भागकर जा रही होती है, पर वो जल्दी से साइड हो जाता है और फिर वो तो उधर नीचे गिर जाती है। तभी शू यहाँ पर अपनी टीम मेंबर से कहती है कि तुम जाकर मिस्टर फैंग से मिल लो, मैं अभी थोड़ा तैयारी कर लेती हूँ। तभी शू को जाता हुआ देखकर असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस, लगता है मिस शू आपसे गुस्सा होकर चली गई है, लगता है उन्होंने मिसअंडरस्टैंड कर ली होगी और सोच रही होगी कि वो सेक्रेटरी के साथ आप हक कर रहे थे। तो फिर फैंग भी ये सुनकर अपसेट हो जाता है कि लगता है उसने मुझे गलत समझ लिए, फिर क्या मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए उसे। फिर शू का बॉस उसे अंदर इनवाइट करने लगता है तो फैंग अंदर जाता है और तभी लिन भी उसके पीछे जाने लगती है। तो असिस्टेंट तुरंत ही उसे रोक देता है और उसे समझा देता है कि तुम सेक्रेटरी हो तो सेक्रेटरी बन के रहो और बॉस से दूर रहो, समझी, नहीं तो फिर तुम्हें फायर कर दिया जाएगा। फिर इस लिन को तो बहुत गुस्सा आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मीटिंग चालू होने जा रही होती है और यहाँ पर शू और उसकी टीम को अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना होता है, पर तभी उन लोग के प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ी आ जाती है और कुछ फाइल डिलीट हो चुकी होती है, जिसकी वजह से अब उन लोग का प्रोजेक्ट स्क्रीन पर चल नहीं पा रहा होता है। फिर शू बहुत ही परेशान हो जाती है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे लग जाती है। तभी फैंग यहाँ उसे बैठकर देख रहा होता है और वो उसे उसी सेक्रेटरी के बारे में मैसेज करने जा रहा होता है कि वो गलत ना समझ ले। इतने में उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपको अपनी वाइफ को इस बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप बस उन्हें बता देना कि आप यहाँ पर उनके लिए आए थे। फिर फैंग ने जो मैसेज किया था वो डिलीट कर देता है और सोचता है कि वैसे भी उसे क्या ही फर्क पड़ेगा, हम तो बस दिखावे के कपल है। फिर वो उसे काफी गौर से देखने लगता है और सोचता है कि वो अपने काम के लिए कितनी ज्यादा सीरियस है। असिस्टेंट पूछता है कि बॉस, क्या हम आपकी वाइफ की हेल्प करें? तो फैंग इसके लिए मना करता है क्योंकि वो देखना चाह रहा होता है कि क्या सच में शू खुद ही कर लेगी। फिर इतने में वो खुद ही ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती है और फिर स्टेज पर अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने के लिए पहुंच जाती है। फैंग तो उसकी स्पीच सुनते ही रह जाता है और सोचता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी एक ऐसी भी साइड होगी। फिर शू की स्पीच जैसी खत्म होती है तो सभी लोग उसके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं और फिर शू देखती है कि फैंग भी उसकी तरफ देख रहा है।
फिर तभी इतने में लिन यहाँ पर फैंग को कॉफी ला कर दे रही होती है। तो ये देखते हुए शू यहाँ से चली जाती है और फिर फैंग उसे जाते हुए देखकर सोचता है कि लगता है वो सच में गुस्सा हो गई है। फिर फैंग भी यहाँ से चला जाता है और अपने असिस्टेंट को मैसेज कर देता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो फिर असिस्टेंट तुरंत ही लिन से कह देता है कि अब तुम्हें कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फायर किया जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि शू जैसी कंपनी के बाहर निकलती है तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपका कार में इंतजार कर रहे हैं, तो लाओ मैं सामान रख देता हूँ। तो शू से दे देती है और तभी इतने में शू की कंपनी के कुछ मेल एम्प्लॉयज उसे देखकर बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो शू है ना, कंपनी में तो रोज ऐसे काम करने की एक्टिंग करती रहती है और बॉस के सामने बड़ी अच्छी बन रही होती है, लेकिन अब समझ आ गया कि कैसे ये इतनी प्रोग्रेस पा रही है और कुछ अच्छा नहीं कर रही है, बल्कि इसने किसी रिच मैन को फंसा के रखी है। सच में लड़की होना तो कितना अच्छा है, रिच मैन को फंसा कर आगे प्रमोशन लिया जा सकता है। ऐसा ये लोग शू के बारे में गलत गलत बातें कर रहे होते हैं। शू यहाँ पर फैंक की कार में बैठकर उसे कहने लगती है कि क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। तो फिर वो उसे लिख कर देता है कि मैं बस अपने कुछ काम के लिए रुका था। तो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं बहुत ही लकी हूँ कि तुम मुझे यहाँ मिल गए, मुझे फ्री की राइड मिल गई। असिस्टेंट भी खुश हो जाता है कि बॉस को जो मैंने ट्रिक बताया था वो काम कर गई, अब मैडम उन पे गुस्सा नहीं है। फिर इतने में शू की कलीग उसे कॉल करके गुड न्यूज देने लगती है कि उन लोग के प्रोजेक्ट के ऊपर किसी रिच मैन ने बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो शू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और पूछने लगती है कि कौन है आखिर वो बंदा, मैं उसके लिए एक मिलिट्री स्टाइल बॉक्सिंग में थैंक यू करना चाहती हूँ। तो उसकी कलीग बताती है कि वो फैंग ग्रुप कंपनी का सीईओ मिस्टर फैंग है। तो इस सुनते के साथ ही शू यहाँ फैंग को देखने लगती है जो कि पहले से उसे देख रहा होता है और वो उसे तुरंत ही लिख कर देता है कि यहाँ पर कोई भी बॉक्सिंग करने मत शुरू हो जाना क्योंकि ये सेफ नहीं है। फिर वो खुशी के मारे फिर से ऊपर टकराने वाली होती है तो ये उसके ऊपर हाथ कर देता है ताकि वो टकराए ना। और शू सोचती है कि लगता है वो मेरे सर पे टच करना चाहता है, तो वो उसे और टच करवाई होती है। सोचती है कि चलो इसकी बहुत सारी तारीफें कर देती हूँ। फिर वो उसकी खूब सारी तारीफें करने लगती है कि वो बिजनेस वर्ल्ड का प्रिंस है, किंग है, सब बोलने लग जाती है और वो बस उसकी बातें सुनता रह जाता है और उसे देखकर स्माइल करते हुए सोचता है कि वो हर दिन कितना ज्यादा बातें करती है। फिर हम देखते हैं कि शू बिजनेस ट्रिप पर होती है और फैंग यहाँ उसे मिस करे जा रहा होता है और बस बार बार अपना फोन देखकर सोच रहा होता है कि वो बराबर से पोस्ट कर रही है, लेकिन मुझे मैसेज करने का उसके पास जरा सी भी टाइम नहीं है। फिर उसके बाद ये अपनी कंपनी में होता है और शू ने जो पोस्ट करी थी जो अलग अलग डिश को, वही डिश को उसने खाने के लिए मंगवाया होता है। असिस्टेंट भी ये देखकर शॉक होता है कि बॉस तो कभी ये खाते नहीं है, इन्हें क्या हो गया। फिर इतने में शू से मैसेज करती है तो ये खुश हो जाता है। उसने उसे मैसेज करके पूछी होती है कि मैं यहाँ स्टोर में आई हुई हूँ, तो तुम्हें यहाँ से अगर कुछ सामान मंगवाना है तो बता दो, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ खरीदूंगी। अभी ये इसका स्टोर वाला फोटो देखता है और देख लेता है कि उसमें उसके साथ वो लड़का भी है, तो ये बहुत ही जेलस हो जाता है कि ये तो वही लड़का है। फिर ये मैसेज कर देता है कि तुम्हारी जो मर्जी वो लाओ और गुस्से में बैठा होता है। फिर इसके बाद शू बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाती है और अपने कलीग्स लोग के लिए कंपनी में खाने पीने की चीजें लेकर गई होती है। और फिर जब वो यहाँ काम कर रही होती है तभी इसे डॉक्टर का मैसेज आता है और वो इसे बताता है कि आज उसका और फैंग का मीटिंग होने वाला है। तो शू शॉक हो जाती है कि वो तो डॉक्टर को सैटरडे पे मिलने वाला था ना, आज कैसे हो गया। फिर वो अपनी कलीग से कहती है कि मेरे लिए आज हाफ डे ले लो, मैं घर जा रही हूँ। हम देखते हैं कि फैंग का डॉक्टर यहाँ पर ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करता है और उसे वो हिप्नोटाइज करता है। तो फिर फैंग अपने सपने में अपना पास्ट याद करने लग जाता है। वो याद करता है वो दिन कैसे उसका और उसके मॉम डैड का कार का एक्सीडेंट हो रहा था। ये पास्ट याद करके वो बहुत ज़्यादा डरने लगता है। इतने में शू वहाँ पर पहुँच जाती है और उसके लिए वो गर्म पानी लेकर आई होती है और तभी उसे डरते हुए देखकर उसका हाथ पकड़ने लगती है। तभी गर्म पानी गिरने की वजह से शू का हाथ तो जल जाता है और फैंग फिर यहाँ होश में आ जाता है और उसे देख के डॉक्टर खुश होता है कि पहली बार उसने कुछ बोलने के लिए कोशिश करा है। फैंग तो फिक्र कर रहा होता है कि शू का हाथ जल गया। फिर शू कहती है कि डॉक्टर चलो मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ और फिर वो डॉक्टर के साथ साइड में जाके बातें कर रही होती है। डॉक्टर यहाँ पर शू को समझाने लगता है कि अभी उसका ट्रीटमेंट हुआ है तो कुछ दिनों के लिए वो इंसोमिया की वजह से सो नहीं पाएगा, तो वो रोज़ उसे सूप बना के दे और साथ ही साथ वो उसे ये भी बताता है कि उसके अभी मूड स्विंग्स चलते रहेंगे और तभी वो बोलने की कोशिश कर सकता है। फिर डॉक्टर के जाने के बाद शू फैंग को देखकर सोच रही होती है कि आखिर कौन सी सिचुएशन पर उसके मूड स्विंग होंगे तब वो भूल पाएगा। फैंग सोचता है कि आखिर वो मुझे इस तरीके से क्यों देख रही है, क्या वो सोच रही है कि मैं किस तरीके का मैस बन चुका हूँ या फिर मुझ पे तरस खा रही है। फिर इसके बाद शू फैंग के लिए अजीब तरीके का सूप बना रही होती है और सोच रही होती है कि डॉक्टर ने कहा था कि फैंग का मूड अगर स्विंग होगा तभी वो कुछ बोल पाएगा, इसलिए वो जानबूझ के ये गंदे और अजीब तरीके का सूप बनाकर उसे लाकर दे देती है और कहती है कि डॉक्टर ने कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए टॉनिक सूप बना कर लाऊं, तो ये लो इसे पी लो। जैसे ही वो पीता है तो उसे बहुत ज़्यादा गंदा लगता है और वो बस उसे लिख कर देता है
कि तुम ना किचन का काम मेड आंटी पर ही छोड़ देना और दोबारा से किचन में काम करने मत जाना। शू तो अपसेट हो जाती है कि उसका ये सूप तो काम करा ही नहीं। फिर उसके बाद वो उसके लिए असली वाला टॉनिक सूप बनाकर उसके स्टडी रूम की टेबल पे रख देती है। और फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठती है तो देखती है कि उसने सूप पिया ही नहीं, तो ये सोचती है कि लगता है उसे अच्छा ही नहीं लगा। फिर शू के लिए यहाँ पर लंच आया होता है और वो नूडल्स खा खा के बोर हो गई होती है, तो वो पोस्ट करती है कि उसे फ्रेंच डिनर करने का मन कर रहा है। तो फैंग ये पोस्ट देखने के बाद अपने असिस्टेंट को कल की फ्रेंच डिनर पार्टी में जाने का अरेंजमेंट करवाने के लिए बोल देता है। फिर रात में हम देखते हैं कि फैंग यहाँ पर जब बैठा होता है तो शू यहाँ पर भूत वाला मास्क लगाकर उसे डराने के लिए आई होती है, उसका मूड स्विंग करने के लिए। पर वो तो डरता ही नहीं है और उल्टा उसके नजदीक आ जाता है। तो शू अपनी आंखें बंद कर लेती है उसे किस करने के लिए, पर फैंग तो उसे किस नहीं करता। तो वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील करती है और यहाँ से भागने को करती है। तभी वो फिर उसके नज़दीक आ जाता है और वो सोचता है कि वो शायद उसे किस करना चाहती थी, तो वो इस बार उसे करने वाला होता है। पर शू तो बहुत ही शर्मा जाती है और अपने रूम में भाग जाती है और सोचती है कि वो क्या कर रहा था। ये सोचती है कि ज़रूर वो ड्रंक होगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शू और फैंग साथ में फ्रेंच डिनर पार्टी में गए होते हैं। सभी लोग इन लोग को ही देख रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि फैंग एक तो ऐसी पार्टी में आता नहीं है और ऊपर से किसको उसने अपने साथ लेकर आया है। एक लड़की तो बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है क्योंकि वो फैंग से शादी करना चाहती थी, पर फैंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इसलिए वो यहाँ वेट्रेस को शू को सबक सिखाने के लिए बोल रही होती है और ये वेट्रेस कोई और नहीं बल्कि लिन होती है और वो जेलसी में आकर उसे सर पे बॉटल मारने वाली होती है। तभी फैंग जैसी वॉशरूम से बाहर आता है तो वो ये देखकर शू को जल्दी से बचाने के लिए जाता है और चोट उसे लग जाती है और फिर वो उसे पूछने लगता है कि तुम ठीक तो। फिर शू तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फैंग ने कुछ बोला। फिर तभी यहाँ पर लिन इसे बातें सुनाने लगती है कि आखिर तुम इतनी लकी क्यों हो गई कि फैंग से तुम्हारी शादी हो गई। तो शू कहती है कि आखिर तुम फैंग के पीछे पड़ना कब छोड़ोगी, तुम्हें समझ नहीं आता है कि उसके पास वाइफ है, समझी। ये सुनते के साथ ही फैंग तो बहुत ही खुश हो जाता है कि उसने आज पहली बार दूसरों को ये बताइए कि वो उसका हस्बैंड है। फिर लिन कहने लग जाती है कि ये मिस्टर फैंग बस म्यूट है, इस वजह से तुम्हारी इसके साथ शादी हो पाई है, नहीं तो कभी नहीं हो पाती। तो शू को ये सुनते के साथ ही बहुत ही गुस्सा आती है कि उसने फैंग को म्यूट बोली, तो उसे थप्पड़ पे थप्पड़ लगाती है और चिल्लाने लग जाती है। तभी ये सब देखते हुए यहाँ पर जो भी सारी लड़कियां आई होती है वो लोग शू के बारे में गलत बातें करने लगते हैं और ये भी कहते हैं कि उसका हस्बैंड सच में म्यूट है, तो उसने सच ही तो बोली है। शू ये सुनते के साथ ही जल्दी से फैंग के कान बंद कर रही होती है ताकि वो ये सब ना सुने और उसे कुछ बुरा ना लगे। और ये देखते हुए फैंग बहुत ही इंप्रेस होता है और फिर वो शू के हाथ हटाता है और फिर वो उस लड़की के डैड से कह देता है कि वो उनके साथ अपने कांटेक्ट खत्म कर रहा है और फिर वो यहाँ से शू को उठा के लेके चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि फैंग घर पे आने के बाद शू की केयर कर रहा होता है। तभी वो उससे पूछती है कि आखिर अब तुम मुझसे लिख के क्यों बात कर रहे हो, तुम वहाँ पर कितना बोल रहे थे, वापस क्यों नहीं बोल रहे हो। तो फिर वो लिख कर देता है कि अभी मैंने बोलना स्टार्ट किया हो ना, तभी मुश्किल हो रही है। तभी शू तो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफें करने लग जाती है कि तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी आवाज़ कितनी ज़्यादा प्यारी लगी थी, इतनी ज़्यादा प्यारी आवाज़ तो मैंने कभी सुनी नहीं, तुम्हारी सच में वॉइस एक्टर से भी अच्छी आवाज़ है। ये सुनते के साथ ही फिर ये थोड़ा बहुत जेलस भी होने लगता है कि इसके साथ जो वो लड़का काम करता है वो भी तो एक वॉइस एक्टर है, उसका नाम शी है, और ये सोचता है कि फिर तो इसको उसकी आवाज़ ज़्यादा पसंद आती होगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि फैंग और शू साथ में बैठे होते हैं और फैंग कॉफ़ी पीते हुए कल रात के सपने के बारे में याद करने लगता है कि उसने रात में शू को किस करने वाला ड्रीम देखा है। तो ये सोच रहा होता है कि मैंने ऐसा सपना देखा कैसे, वो इतना नर्वस हो रहा होता है और इतने में शू से पूछने लगती है कि क्या हुआ, कल रात तुम क्या ठीक से सोए नहीं हो। तो फिर वो तो तुरंत ही काम के लिए भाग जाता है और ये सोचती है कि कितना अजीब बंदा है, कभी भी अजीब बिहेव करता है। फिर फैंग कंपनी में जाने के बाद अपने असिस्टेंट से इस बारे में शेयर करता है कि उसने अपनी वाइफ यानी कि शू के बारे में ऐसा ड्रीम देखा। तो फिर असिस्टेंट कहता है कि बॉस इसका मतलब है कि आपको अपनी वाइफ से प्यार हो गया है। मैं तो बोलता हूँ कि आपको जल्द से जल्द उनसे कन्फेस करना चाहिए अपनी फीलिंग्स के बारे में। तो फैंग को ये आइडिया पसंद आता है और वो असिस्टेंट को एक रिंग खरीद के लाने बोलता है और इसके बाद फिर फैंग शू को उसके कंपनी से पिक करने जाता है और तभी शू को उसका कलीग बाहर छोड़ने गया होता है और फैंग इन दोनों का ऐसे साथ देखकर जेलस होता है। तो वो जानबूझ के शू को हक करते हुए पकड़ता है और उस बंदे को बताता है कि ये मेरी वाइफ है और मैं इसका हस्बैंड हूँ। और फिर वो शू को कार में बैठाता है और ऐसे गुस्से में घूरते हुए यहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि शू यहाँ पर फैंग से कार में बहुत सारी बातें कर रही होती है और वो उसे देखते हुए बहुत ही स्माइल कर रहा होता है और सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में वो एक दिन कलर लेकर आ जाएगी। फिर इसके बाद दोनों साथ में ग्रैंडपा के घर आए होते हैं और शू बहुत ही खुशी खुशी ग्रैंडपा से कहने लगती है कि ग्रैंडपा मुझे आपको एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ सुनानी है। तो फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या मेरा ग्रैंडसन मिलने वाला है। तो फिर वो जल्दी से कहती है कि नहीं ग्रैंडपा वो वाली गुड न्यूज़ नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि फिर क्या हो सकती है।
तो शू कहती है कि ग्रैंडपा ये उससे भी ज्यादा अच्छी गुड न्यूज है, आपको पता है फैंग अब बोलने लग गया है और उसने अब तक 7 बार बोला है। तो फिर ये सुनते के साथ ही ग्रैंडपा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वो हाउसकीपर को कहकर यहाँ पर महंगे महंगे गिफ्ट और ज्वेलरी वगैरह मंगवा कर शू को दे रहे होते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरे लिए इतना बड़ा काम करी हो, तुम सच में मेरी प्यारी ग्रैंड डॉटर इन लॉ और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। शू तो नहीं ले रही होती है और ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं तुम्हें लेना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद शू और फैंग घर पर आ जाते हैं और शू फैंग से परमिशन ले लेती है कि उसे होटल में थोड़ा शूटिंग के लिए जाना है। तो वो कहता है कि अब तो होटल ही तुम्हारा है, तुम कभी भी जा सकती हो। फिर उसके बाद शू होटल गई होती है अपने उस कलीग के साथ शूटिंग वगैरह करने। तभी इतने में फैंग यहाँ पहुंच जाता है और वो फिर से इन दोनों को ऐसे साथ देखकर जेलस हो जाता है और तभी यहाँ शू के पैर में चोट भी लग गई होती है। तो वो उसे उसी के सामने उठा कर लेकर जाता है और फिर रूम में लेके जाके मेडिसिन लगाता है और शू को एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है कि उसके और उसके कलीग के बीच में क्या रिलेशन चल रहा है। तो ये तो समझ ही नहीं पाती है कि वो कितना जेलस हो रहा है और कुछ उसे एक्सप्लेन करती ही नहीं है। तो फिर वो तो गुस्सा होकर चला जाता है। इसके बाद शू को न्यूज़ मिलती है कि फैंग का बीच रास्ते में कार एक्सीडेंट हो गया। तो ये तुरंत ही वहां पर पहुंचती है और देखती है कि फैंग को यहाँ थोड़ी बहुत चोट लगी होती है और वो कार के पास बैठा होता है। तो ये तुरंत ही उसे हक करके उसकी केयर करने लगती है और तभी वो तो तुरंत यहाँ इसे किस कर लेता है। फिर शू भी उसे किस कर रही होती है पर फिर वो बेहोश हो जाता है और फिर हॉस्पिटल में जब ट्रीटमेंट के बाद उसे होश आता है तो शू उसके साथ बातें कर रही होती है और शू यहाँ पर उसे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने बेहोश होने से पहले क्या करे थे। तो फैंग को तो सब याद होता है और वो उसे टीज करने लगता है और फिर शू को पता लगता है कि फैंग उसके और उसके कलीग के रिलेशन के बारे में गलत सोच रहा था। तो ये तुरंत ही उसे एक्सप्लेन करती है कि उन दोनों के बीच में कभी कुछ था ही नहीं और वो बस वहां पर शूट कर रही थी उसके साथ। फिर ये से गुस्सा हो जाती है तो ये उसे बाहर लेकर जाता है कुछ स्नैक्स खिलाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि एक नर्स इन दोनों को ऐसे साथ देख लेती है और वो इन लोग की फोटोज इंटरनेट पे अपलोड कर देती है जिसके बाद दोनों का रिलेशनशिप पब्लिक हो जाता है। शू तो इस बारे में बहुत ही परेशान होने लग जाती है कि फैंग की भी इमेज खराब हो रही होगी। तो वो उसकी फिक्र कर रही होती है और कहती है कि जल्दी से इस न्यूज को हटा दो। तभी वो कहता है कि नहीं मैं तो बहुत ही खुश हूँ और वो तो यहाँ उसे रिंग दिखाते हुए उसे शादी के लिए प्रपोज करने लगता है और कहता है कि क्या इस बार तुम मुझसे फिर से शादी करोगी, इस बार हमारे बीच में कोई फोर्स नहीं है। फिर शू तो उसे तुरंत ही हाँ बोल देती है और फिर फैंग उसके पास आता है और उसे कहता है कि फिर आज रात मैं तुम्हारे रूम में सो सकता हूँ। शू कहती है कि बिल्कुल और फिर वो भागने लग जाती है और कहती है कि अब मैं दूसरे रूम में सो जाऊंगी। तो फैंग कहता है कि वाइफ तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।